फिनिश जो रेस्पिरेशन चैप्टर का है, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। हेडिंग लगाओ डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें मैं आपको काफी सारे डिसऑर्डर्स बताऊंगी, है काफी सारे। क्या वो सारे के सारे मैं बताऊंगी? हाँ। वो सारे के सारे आपको सुनने हैं? हाँ। क्या सारे के सारे आपको याद रखने हैं? नहीं। मैं आपको बताऊंगी जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद तो रखने ही रखने हैं। जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको रखना हो याद तो रख सकते हो, नहीं रखना हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे तो रखना ही रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के साथ, दैट इज आस्मा। ये इम्पोर्टेंट है तो इसे याद रखना है। चलो आस्मा में क्या करते हैं? अब एक्चुअली में आस्मा है क्या? ये एक रिस्पॉन्स है टू एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन है। या फिर रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। कोई एलर्जी की वजह से हो सकता है आस्मा, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है, अगर हम एलर्जेंस को एक्सपोज होते हैं, मतलब एलर्जन से एक्सपोज होते हैं ना, तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? ब्रोंकाई होता है। वो ब्रोंकाई के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उसका स्पाज्म हो जाता है। स्मूथ मसल का स्पाज्म हो जाता है। नॉर्मल ऐसे थे वो, अब स्मूथ मसल का स्पाज्म हो जाएगा तो वो ब्रोंकस क्या हो जाएगा? वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस वजह से क्या हुआ? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इस वजह से आस्मा के सारे सिम्टम्स होते हैं। और वो सिम्टम्स में क्या क्या आता है? इंपॉर्टेंट, कफ मतलब खांसी, वीज। Wheeze is a particular sound heard during asthma। जब हम स्थित रखते हैं ना लंग्स पे, तो है ना एक whistling साउंड सुनाई देती है स्थित पे। उस साउंड को हम लोग बोलते हैं, वो म्यूजिकल या विजलिंग साउंड कह सकते हैं, वो वीज होती है जो आस्थमा के पेशेंट्स में सुनाई देती है। उसके अलावा डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप कोई भी अस्थमा के पेशेंट को देखोगे उनको ये तीन चीज रहती ही है, ठीक है। क्या? एक कफ, एक वीजिंग और डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि स्पाज्म ऑफ ब्रोंक्यूल्स हुआ है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एलर्जन, ठीक है। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हम उसको ब्रोंकस को डायलेट करना चाहेंगे, जिसकी डिटेल आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, इतना जानना था बस। चलो दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है अस्थमा को, ठीक है। दूसरे पे बढ़ते हैं, दैट इज एम्फाइसीमा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एम्फाइसीमा में क्या है कि स्मोकिंग की वजह से होता है। जो भी लोग स्मोक करते हैं ना, या फिर इन जनरल बहुत ज्यादा स्मोक के दायरे में रहते हैं ना, उन लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रही सिर्फ और सिर्फ स्मोकर को होता है, मेडिसिन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये कंपलसरी यही होगा। वो वेरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये स्मोकिंग जो पर्सन करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, उनको तो होता ही है। उसके अलावा जो बहुत ज्यादा स्मोक के दायरे में रहते हैं किसी और चीज, किसी और स्मोक की वजह से, उनको भी एम्फाइसीमा हो सकता है। अब एम्फाइसीमा एग्जैक्टली क्या होता है? एम्फाइसीमा इज स्मोकिंग करने की वजह से elasticity of walls of alveoli and bronchus are lost। इनकी वॉल्स की इलास्टिसिटी चली जाती है। अब अगर इलास्टिसिटी चली जाती है ना, तो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन में प्रॉब्लम होता है। ऑक्सीजन के डिफ्यूजन में प्रॉब्लम का मतलब क्या? ऑक्सीजन अंदर लंग से कैपिलरीज में जाएगा ही नहीं। अगर लंग से कैपिलरीज में जाएगा ही नहीं तो इसका मतलब वो एल्वियोलाई में कलेक्ट होता जाएगा। एल्वियोलाई में कलेक्ट होगा, और अगर एल्वियोलाई में कलेक्ट होगा मतलब ना उसके अंदर गया और अब बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इलास्टिसिटी ही नहीं उसको बाहर लेके जाने के लिए।
तो वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वहां रहेगी। बेसिकली क्या है ना कि एम्फाइसिया में एक्सपिरेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक्सपिरेशन करने के लिए उसके वॉल्स के अंदर की इलास्टिसिटी होनी चाहिए जो बाहर गैस को लेके जा सके, जो इसमें नहीं होता है। और ये कहाँ पे होता है जो इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, वो एम्फाइसीमा के पेशेंट्स में होता है। चलो तीसरी चीज हम करेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज, जिसमें आता है न्यूमोकोनियोसिस। अगेन इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, ये क्या हुआ भाई? ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर का मतलब क्या, आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसा लंग का डिसऑर्डर है जो किसी ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। वो ऑक्यूपेशन जो लोग करते हैं, इसका मतलब लोग कहीं पर काम करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे उनको मिनरल डस्ट का एक्सपोजर ज्यादा हो। मिनरल डस्ट में क्या आता है, एस्बेस्टॉस आ सकता है, सिलिका आ सकता है। तो उन लोगों को लंग के मतलब ये वेरियस लंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। तो उस डिसऑर्डर को स्पेसिफिक नाम दिए, जैसे एस्बेस्टॉस की वजह से होता है तो एस्बेस्टोसिस बोलते हैं, सिलिका की वजह से होता है तो सिलिकोसिस बोलते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स, बट आपके काम के नहीं है। चलो ये हुआ तीसरा। चौथा हम करेंगे एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में बस इतना जानना है आपको कि ये फिर ऐसा हुआ। एस्फिक्सिया के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है, एस्फिक्सिया का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन हो जाता है हमारे टिश्यू के अंदर। और ये कब हो सकता है, जब कोई काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब कि CO2 जाना तो चाहता है बाहर, लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CO2 बाहर नहीं जा पा रहा। और अगर CO2 बाहर नहीं जा पाया तो उसे एस्फिक्सिया बोलते हैं। ठीक है, बस इसमें सिर्फ इतना ही जानना है। अगला हाइपोक्सिया। अब इस वर्ड का मतलब समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? हाँ, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा, लेस ऑक्सीजन रीचिंग टू टिश्यूज। जब टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया भी वेरियस टाइप्स ऑफ हो सकता है। एक होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। दूसरा होता है एनेमिक हाइपोक्सिया। एनेमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, देखो एनेमिया का मतलब क्या है, हमारे अंदर आरबीसी कम है। अगर आरबीसी कम है तो हमारे पास ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जगह ही नहीं है। आरबीसी नहीं है तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन रीच भी नहीं हो पाएगी और ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी। उसका मतलब क्या हुआ, हाइपोक्सिया। तो एनेमिक हाइपोक्सिया। तीसरा है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया किस वजह से होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। और एक होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। अब ये सब इतना डिटेल में नहीं जानोगे तो चलेगा। अगले पे बढ़ते हैं।
कौन से नंबर पे पहुंचे? 6। अब है माउंटेन सिकनेस। ये आपको पता होना चाहिए। चलो, माउंटेन सिकनेस एग्जैक्टली क्या होता है? माउंटेन सिकनेस मतलब वो चीज जो माउंटेन में होती है। मतलब आप रहते थे यहाँ पर प्लेन्स पे, लेकिन एक दिन आपका मन किया कि चलो मैं घूमने जाता हूँ, तो आप चले गए ऊपर माउंटेन में, 8000 फीट ऊपर चले गए। तो क्या आपकी जिंदगी वैसी सेम रहेगी? नहीं। अगर आप ऊपर जाते हो ना, ऐसे ऐसे ऊपर नहीं, प्लेन से कोई फीट पे एल्टीट्यूड में जाते हैं तो प्रेशर वहां पे कम हो जाता है। और अगर वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही कम हो तो उस वजह से हमारे अंदर का ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, और उस वजह से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हैम्पर होता है। हैम्पर होता है का मतलब क्या? कि डिफ्यूज नहीं हो पाता, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता। और अगर ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब क्या? हमें वो सारे सिम्टम्स होने लगेंगे। कौन कौन से सिम्टम्स? जैसे कि नॉशिया, वॉमिटिंग, ठीक है, एनवी, उसके अलावा इरिटेबिलिटी, उसके अलावा मेंटल फटीग। ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, ऊपर जाके सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। उसके अलावा क्या होता है? स्किन, नेल्स और लिप्स ये ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है माउंटेन सिकनेस में। नेक्स्ट 7th, निमोनिया। निमोनिया में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, उसमें आपको सिर्फ एक बात जाननी है कि निमोनिया एक्चुअली में है क्या। निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अब ये इन्फेक्शन किस चीज की वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग का। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, पर ठीक है, वो सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। अगला अब इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ध्यान से सुनना इसे, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आ जाएगा, इतना सिंपल है। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। अब मैंने किसी एक इंसान को इधर रूम में बिठाया या सुला दिया इधर शांति से कि चल तू सो जा, और यहाँ पे एक मैंने कोई लैम्प या कोई कैंडल या कुछ जला के रख दी, और बंद रूम है, कहीं पे कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, तो ये जो है ना, ये क्या रिलीज करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगी। वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगा? इस इंसान के अंदर जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दो चीज है जो ये इंसान के अंदर जा सकते हैं और सेम जगह पे जाएंगे, विच इज आरबीसी। अगर ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अगर आपको याद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन अब हमारी बॉडी क्या चाहेगी? ऑक्सीजन चाहेगी क्या कार्बन मोनोऑक्साइड चाहेगी? यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है प्लान में, वो चाहती है कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की सोल्यूबिलिटी इज 250 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ही जाएगा। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया तो अब ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकता, उसकी जगह नहीं है। ये हुई हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तुरंत अगर हम लोग ने उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट नहीं दिया, ऐसे ऑक्सीजन नहीं दिया, तो वो नहीं बचेगा, तो ही वो बच सकता है। इनिशियली तो प्रॉब्लमेटिक ब्रीदिंग वगैरह हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। चलो, कौन से नंबर पे पहुंचे? 8, ये इंपॉर्टेंट था। 9, सार्स। अब आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताती हूँ। सार्स का फुल फॉर्म इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, सार्स।
सार्स एक्चुअली क्या है? सार्स एक इन्फेक्शन है लंग्स का, जो किस वजह से होता है? कोरोना वायरस की वजह से। अब आपको पता होगा कोरोना वायरस अभी जो कोविड आया था उस वजह से, बट एक्चुअली में मेडिसिन में कोरोना वायरस का जिक्र पहले भी हो चुका है। दिस इज म्यूटेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। जो अब जाके थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड हो गया था, पर ये एग्जिस्ट पहले से ही करता था और ये सार्स इन्फेक्शन होता था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बस इसमें इतना ही जानना है। नेक्स्ट 10th साइनोसिस। साइनोसिस में आपको सिर्फ साइनोसिस का मतलब जानना है कि साइनोसिस है क्या। दिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन of skin and mucous membrane. Okay, done. Next, प्लूराइसी। इसको नहीं जानोगे तो भी चलेगा, पर सिर्फ एक पॉइंट है, दिस इज इन्फेक्शन ऑफ प्लूरा, जैसा नाम वही है, सिंपल। नेक्स्ट, अरे केसन्स डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। अभी के लिए सिर्फ सुनते जाओ और समझते जाओ, मैं रिवाइज करवाऊंगी तो आपको याद रहेगा कि कौन सी डिजीज एक्चुअली में क्या थी। चलो, केसन्स डिजीज किस में होता है? केसन्स डिजीज डाइवर्स में होता है, ड्राइवर नहीं, डाइवर्स में होता है। ये पानी का लेवल है, डाइव करते हैं तो पानी में नीचे जाते हैं। अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है और नीचे जाके डाइविंग में जब गैसेस हमारी बॉडी के अंदर आती है ना, तो तब प्रेशर ज्यादा होता है, तो ज्यादा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है जो हमारे अंदर आती है, और नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है। इस टाइम पे नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है इसमें से, ठीक है। अब नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल इन लिपिड, तो वो फैट के अंदर चली जाती है। ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ही क्यों मैं बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, बाकी सारी गैसेस भी जाती है, पर मैं नाइट्रोजन पे ही ज्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ, समझो। नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, उस प्रेशर जब बढ़ता है ना, तब हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स के अंदर जो गैसेस जाती है उसमें से नाइट्रोजन टिश्यू यानी कि फैट के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल है इन द फैट या लिपिड। फिर जब वो ऊपर जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो नीचे आ रहा है ना, वो तो ठीक है नीचे आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है ना तो बहुत अचानक से ऐसे इमीडिएटली ऊपर चला जाता है। तो अब वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डीकम्पेंसेट हो रहा है। नीचे उसके पास प्रेशर ज्यादा था, वो कंपेंसेटेड फेज में था कि चलो ठीक है जैसे तैसे हो रहा है। अब ऊपर जा रहा है, डीकम्पेंसेटेड फेज में जा रहा है, और जो नाइट्रोजन है ना वो ब्लड के अंदर आ जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज है, अभी तक फैट में था बाहर, वो वहां से ब्लड के अंदर आ जाता है। पर जो ब्लड के अंदर आता है ना वो एज बबल्स आता है, तो इस वजह से ब्लड कैपिलरीज के अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं नाइट्रोजन के, जो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, इसलिए उसे ट्रीट इमीडिएटली करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। केसन्स डिसीज एक्चुअली में अब शायद चेंजेस आ गए कि जो डाइवर्स होते हैं ना, उन लोगों की जो सिलेंडर देते हैं ना उसके अंदर हीलियम भर के देते हैं, जो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। इतना डिटेल तो मुझे भी इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। चलो अगला एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब इज कोलैप्स ऑफ लंग। किसी भी कारण की वजह से अगर लंग जो है वो कोलैप्स हो जाए, वो होता है एटेलेक्टेसिस, ठीक है। अब वो किस वजह से हो सकता है? तो वो हो सकता है न्यूमोथोरैक्स की वजह से,
एयर इन प्लूरल कैविटी, हाइड्रोथोरैक्स की वजह से हो सकता है, THO, इसका मतलब वाटर इन प्लूरल कैविटी, हीमोथोरैक्स की वजह से हो सकता है, हीमो यानी ब्लड, तो ब्लड इन प्लूरल कैविटी, एटेलेक्टेसिस हो सकता है। इसके अलावा एनॉक्सिया और हाइपरकैप्निया, ये दो खाली टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी है। एनॉक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, और हाइपरकैप्निया मतलब हाइपर यानी ज्यादा, तो ज्यादा होगा, कैप्निया में सी आता है तो CO2 ज्यादा होगा टिश्यूज के अंदर। बस इतना ही जानना आपको। चलो रिवाइज करें। ये रहा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले पढ़ा हमने अस्थमा को। अस्थमा क्या है? एक एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक रिएक्शन है तो किस वजह से होगा? एलर्जन की वजह से होगा। और वो एलर्जन का फंक्शन क्या है कि वो जो ब्रोंकाई है उसकी स्मूथ मसल का स्पाज्म करता है। स्पाज्म का मतलब क्या कि वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो इससे क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, जो एस्थमा में होगा। अब एस्थमा के पेशेंट तीन चीज के साथ कंप्लेन लेके आते हैं। एक तो सबसे पहला उनका होता है कफ, दूसरा होता है वीज जो कि साउंड सुनाई देता है हम लोगों को, स्टेथ रखते हैं तो उससे विसलिंग या ऐसे म्यूजिकल साउंड सुनाई देता है। तीसरा है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये तीन चीज के साथ आता है हमारा अस्थमा का पेशेंट। चलो नेक्स्ट, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा किसके अंदर होता है? उन पेशेंट के अंदर होता है जो स्मोक करते हैं मोस्टली, या स्मोक के ज्यादा दायरे में आते हैं। तो उसमें क्या होता है? स्मोकिंग की वजह से मसल की इलास्टिसिटी, वॉल की इलास्टिसिटी जो है वो चली जाती है। इलास्टिसिटी चली जाएगी तो जो भी एयर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो एयर हमारे लंग्स के अंदर कलेक्ट होती जाएगी, और एयर कलेक्ट होती जाएगी तो बस वही है एम्फाइसीमा। नेक्स्ट, न्यूमोकोनियोसिस। ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये किस वजह से हो सकता है? अगर एस्बेस्टोस की वजह से होगा तो उसे एस्बेस्टोसिस बोलेंगे, अगर सिलिका की वजह से होगा तो उसको सिलिकोसिस बोलेंगे। सिंपल। एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का सिंपल मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रहा, अंदर कलेक्ट होता जा रहा है, तो वो एस्फिक्सिया। किस वजह से? ऑब्स्ट्रक्शन होगा तभी बाहर नहीं निकल पा रहा ना, उसको क्यों अंदर रहना, वो तो चाहता है कि वो बाहर चला जाए। नेक्स्ट, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, हाइपो यानी कि कम, कम, ऑक्सिया यानी कि ऑक्सीजन, तो कम ऑक्सीजन जो होता है उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और ये कब मतलब कम ऑक्सीजन का क्या फंक्शन कि वो टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रहा है ऑक्सीजन, तो वो हाइपोक्सिया। कितने टाइप ऑफ हाइपोक्सिया? एक हाइपोक्सिक, एक एनेमिक, एक स्टैग्नेंट और एक हिस्टोटॉक्सिक। अगर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मतलब प्रॉब्लम ऑक्सीजन में ही है तो ऑक्सीजन कम कर दो। एनेमिक हाइपोक्सिया, एनीमिया का मतलब क्या है कि ब्लड कम, ब्लड में हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन कम का मतलब क्या? आरबीसी कम, सी ही नहीं लिखा मैंने, इधर कर देना। आरबीसी कम तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया में वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से होता है। माउंटेन सिकनेस जो माउंटेन पे होती है, हम ऊपर एल्टीट्यूड में जाएंगे वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमारे एल्यूलार का भी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जिस वजह से डिफ्यूजन नहीं होगी, और बाद में कुछ सिम्टम्स होंगे जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, मेंटल फटीग। उसके अलावा क्या हो सकता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, स्किन, नेल्स और लिप्स की, पर ये रिवर्सिबल है। निमोनिया की बात करें तो सिंपल ये एक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो ये पॉइजनिंग क्यों है? क्योंकि ये बहुत ऐसे डीट है कि मैं आरबीसी के साथ ही रहूंगा, तो वो ऑक्सीजन को जुड़ने ही नहीं देता, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने ही नहीं देता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही आता जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता रहेगा। सार्स क्या होता है? सार्स एक इन्फेक्शन है जो कोरोना वायरस की वजह से होता है। कोरोना वायरस इज एन म्यूटेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। साइनोसिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। साइनोस का मतलब ही ब्लू से आता है, तो उससे आप याद रख सकते हो। प्लूराइसी यानी प्लूरल मेम्ब्रेन। केजेंसटीसिस तब होता है जब हम लोग डाइव करते हैं, डीप डाइविंग करते हैं, तो ऊपर जब वापस ऊपर आ रहे होते हैं ना, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन हमने इनहेल किया होता है नीचे जाने के टाइम पे, वो वापस ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है एज अ बबल, तो वो आगे ऑब्वियसली अब एक आर्टरी के अंदर या एक वेन के अंदर, कोई भी ब्लड वेसल के अंदर हमें बबल नहीं चाहिए, तो ये आ रहा है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक होता है। एटेलेक्टेसिस इज कोलैप्स ऑफ लंग, जो किस वजह से हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमेटोथोरैक्स, किसी हीमोथोरैक्स किसी वजह से भी हो सकता है।
अब एनॉक्सिया इज ऑक्सीजन की एब्सेंस, हाइपरकैप्निया इज ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर आपको किस पे करना है वो मुझे बताना, मैं उसी पे करूंगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन